हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मोल फ्रिक्शन क्या होता है, उसकी फॉर्मूला, उसकी इम्पोर्टेंस सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो हमने डिस्कस किया था, ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं? मोलारिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या होता है? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलारिटी। ठीक है, क्या होता है? मोलारिटी। अच्छा, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलता है? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसकी डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि मोलारिटी एक्चुअली में होता क्या। आपके अगर एनसीईआरटी की डेफिनेशन की बात करें जो कि बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग मोलारिटी क्या होता है कि मोलारिटी इज डिफाइंड एज, सो क्या होता है कि मोलारिटी इज डिफाइंड एज, मोलारिटी इज डिफाइंड एज, मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन, डिजॉल्व्ड कह लो या प्रेजेंट कह लो, डिजॉल्व्ड या प्रेजेंट इन 1 लीटर, और इसको ब्रैकेट में 1 लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 है ना, क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। क्या होता है कि मोलारिटी किसे कहते हैं? फिर से एक बार डेफिनेशन समझा देता हूँ, उसके बाद डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, सो मोलारिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन ए 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि जब भी मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा सो इनडायरेक्टली मैं किसकी बात करूँगा? बाइनरी सॉल्यूशन की बात करूँगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? दिस इज नथिंग बट द बाइनरी सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? ये एक बाइनरी सॉल्यूशन होगा, है ना, बाइनरी सॉल्यूशन होगा जिसकी अमाउंट कितना है यहाँ पे, इसकी अमाउंट कितना है? इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है ना, इस सॉल्यूशन का जो टोटल, लिख देता हूँ कि इस सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितना है? टोटल वॉल्यूम जो है कितना है? दिस इज 1 लीटर। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है 1 लीटर है। तो अगर हम मोलारिटी की बात करें तो मोलारिटी किसे कहते हैं कि हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिस पे 2 कंपोनेंट होगा, एक होगा सोल्यूट और एक होगा क्या? एक होगा सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मोलारिटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उस 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन में सोल्यूट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, या ऐसे कह लो कि उस पर्टिकुलर सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है उस 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है उन, है ना, उस पर्टिकुलर 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को, है ना, क्या कहते हैं? मोलारिटी कहते हैं। सो मोलारिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया? फिर से बता दूं कि मोलारिटी क्या है कि एक पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास है जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर, जिसका वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर।
उस पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है, या कह लो इनडायरेक्टली ये कह लो कि उस पर्टिकुलर 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है। उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स को हम जिस यूनिट के थ्रू मेज़र करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं, या कंसंट्रेशन टर्म मोलारिटी कहते हैं। ठीक है, इतने समझ में आ गए। तो इसकी अगर हम बात करें, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इट इज़ ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलारिटी को किससे डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एम। जैसे मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट किया जाता था, है ना, उसी तरह अगर हम किसकी बात करें, मोलारिटी की बात करें, सो इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एम। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। तो उसकी अगर हम जनरल फार्मूला की बात करें, है ना, तो जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें मोलारिटी की, सो ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना। जनरल फार्मूले की बात करें मोलारिटी की तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम जनरल फार्मूले की बात करें तो मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन क्या, इन लीटर। ठीक है, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकाला जाता है। सो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, है ना, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, यानी कि जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या होता है, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, है ना, मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। गिवन मास को सिंबल किससे डिनोट किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि गिवन मास को स्मॉल w से डिनोट आप कर सकते हो, और मोलर मास को इस पर्टिकुलर, जनरली मोलर मास को हम जब मोल फ्रैक्शन निकल रहे थे तो कैपिटल एम से डिनोट कर रहे थे, लेकिन अगर हम मोलारिटी की बात करें इसको भी सिंबल कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। सो इस केस में हम एम लिखेंगे, ठीक है, W/mm, यानी कि मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा अगर हम मॉडिफाई करें, सो मोलारिटी यानी कि ये आ जाएगा, जे मोलारिटी की जगह हम कैपिटल एम लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/M मोलर मास, है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। सो V लिखेंगे, कैपिटल V लिखेंगे और ब्रैकेट में इन लीटर लिख देंगे, है ना। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कर लिया, तो है ना, इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो क्या हो जाएगा, W/M यानी कि मोलर मास, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और W और MM मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये मोलारिटी का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इसको थोड़ा और अगर मॉडिफाई करें, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, W/ मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, है ना, इनटू यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में गिवन है, लीटर में। अगर मान लो आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, अगर मान लो क्वेश्चन आप में आपका वॉल्यूम लीटर की जगह मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूला को हम मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू ml, और ऊपर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब, है ना, ऊपर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो क्या हो जाएगा, आप तब उस फार्मूला को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, किस में दिया हुआ है, मिलीलीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लो, जो ये जो पहला फार्मूला है, ठीक है, ये जो पहला फार्मूला है मोलारिटी का,
मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये आप कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम किस में गिवन होगा? लीटर में गिवन होगा, है ना। और दूसरे केस में जब आपका क्वेश्चन में जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में गिवन है तो डायरेक्टली इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है, इसी फार्मूला का इस्तेमाल कर देंगे। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। अभी देखो, जैसे एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अगर एग्जांपल समझ में नहीं आया, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तब ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि 0.25, अच्छा, इसको करने से पहले और एक चीज़ें लिख लो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नोट करके लिख लो, ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिख लो कि अगर हम मोलारिटी की यूनिट की बात करें, है ना, मोलारिटी की यूनिट की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इसकी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, मोलारिटी अगर यूनिट की बात करें, मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो कि यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या आ जाएगा? यहाँ से आप डिसाइड कर सकते, देखो यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या आ जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मोल में। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि मोल पर लीटर आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर, ठीक है, क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर, ठीक है। नंबर क्या आता है? यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या आ जाएगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आएगा? मोल पर लीटर, ये इसका यूनिट आ जाएगा, है ना, इसका इसका यूनिट आ जाएगा। यूनिट ऑफ मोलारिटी क्या होता है? मोल पर लीटर। अच्छा, इस मोल पर लीटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस मोल पर लीटर को और एक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको क्या कहते हैं? मोलर, है ना, मोल पर, है ना, मोल पर लीटर को और एक कंसंट्रेशन टर्म इस्तेमाल करते हैं। यूनिट ऑफ मोलारिटी को समझो, यूनिट ऑफ मोलारिटी को क्या बोला जाता है? क्या होता है कि मोल पर लीटर। इस मोल पर लीटर को हम बार बार लिखेंगे, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। तो इस यूनिट को थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए हमने मोल पर लीटर को, है ना, किस में कन्वर्ट कर दिया? एक और टर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। यानी कि मोलर का बेसिकली क्या मतलब होता है? 1 मोल। अगर ऐसे आप लोगों को गिवन होता है कि 1 मोलर इज इक्वल टू नथिंग बट 1 मोल पर लीटर, ठीक है। 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोल पर लीटर। ये बातें ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 1 मोलर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल पर लीटर। अच्छा, अगर हम, और इस 1 मोलर को कैसे लिखा जा सकता है? इस 1 मोलर को आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मोलर को बेसिकली कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इस मोलर को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, यानी कि 1 एम, मोलर की जगह 1 एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 1 मोल पर लीटर। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक होता है आपका कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि मोलारिटी। मोलारिटी को यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है और उसकी जो यूनिट है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है ना, जो मोल पर लीटर होता है, उसको उसको मोलर बोला जाता है और उस मोलर को भी कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। और इनडायरेक्टली क्या मीन करता है? इनडायरेक्टली ये मीन करता है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनडायरेक्टली ये क्या मीन करता है? द कंसंट्रेशन। ये इनडायरेक्टली क्या मीन करता है? द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, है ना। इन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली मोलर, जिसको हम कैपिटल एम से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्या? इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम मोलारिटी को भी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और उसकी जो यूनिट है, जो कि है मोल पर लीटर, उसको हमने अपने कन्वीनियंस के लिए किस में कन्वर्ट किया? एक न्यू टर्म में कन्वर्ट किया जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर बोलते हैं। जहाँ पे 1 मोलर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 मोल पर लीटर, सेम ही होता है, ठीक है। जस्ट हम लोग बार बार 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, भाई मोल पर लीटर को, है ना, लिखने
की दिक्कत से बचने के लिए हमने मोल पर लीटर को एक न्यू टर्म में कन्वर्ट कर दिया जिसको बोलते हैं मोलर, और उसी मोलर को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, बस इतना ही जानना था। और एक यहाँ पे ये तो पहला गया यूनिट, दूसरा एक पॉइंट नोट करके लिख लो कि अगर हम बात करें टेम्परेचर की, है ना, तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, है ना, इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो यहाँ पे लिख लो एक पॉइंट करके कि मोलरिटी ऑफ ए solution depends upon temperature. Solution depends on temperature. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम इन्वॉल्व है। क्योंकि अगर हम मोलरिटी की फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे और एक टर्म गिवन है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को पता है कि ये जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है या वॉल्यूम है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर के ऊपर वॉल्यूम डिपेंड करता है जो मोलरिटी के फॉर्मूला में है, यानी कि मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम। ठीक है, आप यहाँ पे समझो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इसको सबसे पहले फील कर ले तो उसके बाद समझाता हूँ कि मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज, इसका कारण क्या है, आप कारण लिख लो क्योंकि रीज़न भी पता होना चाहिए। बिकॉज जो वॉल्यूम होता है, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखो आप समझो, हमने मोलरिटी के फॉर्मूला में क्या देखा था कि मोलरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी वॉल्यूम के साथ क्या इन्वर्सली, अगर हम रिलेशन यहाँ से ड्राइव करें कि मोलरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, एम क्या है मोलरिटी और वी क्या होता है वॉल्यूम, तो मोलरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, मोलरिटी किसके साथ वेरी कर रहा है, वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो मोलरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो मोलरिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि मोलरिटी के साथ जो वॉल्यूम का रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इन्वर्स, यानी कि एक अगर इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो मोलरिटी डिक्रीज होगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो मोलरिटी क्या होता है, इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इन्वर्स रिलेशन है, मतलब इन्वर्स रिलेशन है, तो हमें एक चीज़ पता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, ये जो वॉल्यूम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ना। वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको लिख लो कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्या करता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। तो अगर टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बात ध्यान रखना, है ना। यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। ये जनरल टर्म है जिसको बोलते हैं कि अगर टेम्परेचर यानी कि T इंक्रीज हो रहा है तो हम बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है वो एक्सपांड हो रहा है। इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो बेसिकली टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। तो हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, वॉल्यूम कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कंस्ट्रक्ट तो नहीं कहते, कंट्रैक्ट, वॉल्यूम कंट्रैक्ट कर रहा है
है ना, वॉल्यूम क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, जैसे वहाँ पे मोलारिटी का और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन था, यहाँ पे टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हम यहाँ से अगर हम रिलेट करें तो क्या बता सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम रिलेटेड है ना, टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम वेरी करता है और वॉल्यूम के साथ क्या, मोलारिटी वेरी करता है ना, मोलारिटी वेरी करता है। सो हम एक रिलेशन हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो इस रिलेशन से हम क्या बता सकते हैं, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, मोलारिटी डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, मोलारिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, इन दोनों के बीच में हमारा इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम और मोलरिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है तो एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा टर्म यानी कि मोलरिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो क्योंकि इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम और मोलरिटी के बीच में क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो एक टर्म यानी कि वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है तो मोलरिटी क्या होगा, इस केस में इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम अगर पॉइंट के बेसिस पे लिखे, है ना, अगर हम इसको थोड़ा पॉइंट के बेसिस पे लिखे तो हम ये लिख सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं, जो कि आप बाद में पढ़ोगे भी, जो कि आप बाद में पढ़ोगे भी, कि when temperature of a solution increases, the volume expand, the volume of the solution expands। क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है, एक्सपांड होता है। वॉल्यूम क्या होता है, सॉल्यूशन का एक्सपांड होता है। ठीक है, एक्सपांड होता है। एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, डिक्रीजेस। मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, है ना, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। एंड ऑन द अदर हैंड when temperature of the solution, है ना, when temperature of the solution decreases, volume of the solution क्या करता है, solution contract, volume of the solution contract, so molarity क्या होता है, increases। ठीक है, increases। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को जितना समझाया उतना ही मैंने पॉइंट करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्या रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल गिवन है 0.25 मोल पर लीटर, 0.25 मोल पर लीटर। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम, क्योंकि इसको हम इस यूनिट को कैसे लिख सकते हैं, 0.25 मोलर, है ना। यहाँ पे मोलरिटी नहीं कहेंगे, जब आप यूनिट कहेंगे तब उसको मोलरिटी नहीं कहेंगे, एम को एम तब क्या हो जाएगा, तब एम मोलर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। तो जब आप मोलरिटी कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन इज 0.25 मोल पर लीटर, या कह सकते हो 0.25 मोलर। ठीक है, ऐसे कह सकते हो।
तो एग्जांपल क्या है कि 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड means 0.25 mole of sodium hydroxide dissolved in 1 liter of the solution, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, दिस इज नथिंग बट सोल्यूट, क्योंकि ओबियसली कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। आप लोगों को देखते ही पता चल जाएगा, जैसे आप चीज़ों का धीरे धीरे सीखते जाएंगे आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट, ठीक है, कौन सा सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि 0.25 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि डिजॉल्व या प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आप इससे रिलेटेड क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेड कलर से लिखते हैं क्वेश्चन। ये बेसिकली एग्जाम्पल 2.2 है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, कितना 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो हमें क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है किसका, एक ऐसे सॉल्यूशन का जहाँ पे 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया गया है 450 ml ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों को फिगर आउट करना है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है, तो यानी कि आपको वेट गिवन है, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, सोल्यूट है। तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना गिवन है ना, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना गिवन है, 450 ml। अच्छा, यहाँ पे ml गिवन है, मैं आप लोगों को बताया था कि जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तब आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ना, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ इतना करना है, बाकी सब फॉर्मूला सेम ही रहेगा। और जब आप ml में गिवन होगा तब सिर्फ ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी मोलरिटी किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और अगर हम इस क्वेश्चन के टर्म में लिखें तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ml, क्योंकि यहाँ पे ml में गिवन है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, हमने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है मैंने, तो इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है,
हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिवन मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन मास तो दिया हुआ है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, लेकिन हमें अभी क्या चाहिए, मोलर मास चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे क्या आता है, सोडियम का 23 है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, सो इट्स कम अराउंड 40 है ना, 40 ग्राम पर मोल है ना, 40 ग्राम पर मोल क्या आता है, 40 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे गिवन मास कितना दिया हुआ है 5 है ना, 5 ग्राम। ठीक है, और मोलर मास कितना आएगा 40 ग्राम पर मोल। यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आप इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना मोल आएगा 0.125 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.125 मोल। आप इसको अगर आप पुट करेंगे किस में, फॉर्मूला में है ना, डायरेक्टली आप उस ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके लिख सकते हो, जहाँ पे आप डायरेक्टली मोलर मास वगैरह मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है जो कि कंपेरेटिवली इजी है। आप इस फॉर्मूला में है ना, ये जो फॉर्मूला गिवन है आपको जो मैंने लिखवाया था, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो है ना, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो है ना, अगर आप लोगों को डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालना है तो है ना। अगर आप निकाल लेते हो तो कोई बात नहीं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो है ना, मुद्दा ये है कि आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो कितना निकल गया है, इट कम्स अराउंड 0.125। ठीक है, कितना आया 0.125। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है 450 ml और ऊपर कितना होगा 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई मतलब 12.5 डिवाइडेड बाई 45 आएगा है ना, 12.5 डिवाइडेड बाई 45। तो मोलरिटी कितना आएगा, मोलरिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आप डिवाइड करोगे सो ये कितना आएगा 0.278 मोल पर लीटर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.278 मोलर। ठीक है, ये क्या होता है मोलारिटी होता है, ये क्या होता है मोलर है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। दिस इज द मोलारिटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज द यूनिट मोलर which represents the molarity of the solution in terms है ना, which represent the concentration of the solution in terms of molarity। ठीक है, समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया कि कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, और एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो इंडेक्स क्वेश्चन है आपका। ठीक है, मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। ठीक है, एक ही लेक्चर में ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे है ना। इंडेक्स क्वेश्चन ठीक है, इंडेक्स क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखो, इंडेक्स क्वेश्चन 2.3। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलारिटी है ना, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 30 ग्राम ऑफ है ना कोबाल्ट, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट NO3 2.6H2O। ठीक है, इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वहाँ पे वॉल्यूम कितना गिवन था ml में गिवन था, यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है, इन्फॉर्मेशन गिवन क्या होता है 30 ग्राम है, ये क्या होता है, ये होता है सोल्यूट। जो भी गिवन होगा मोलारिटी में एक टर्म का ध्यान रखना कि यहाँ पे है ना सॉल्यूशन बोला जाएगा, और जो आपको
एक कंपोनेंट दिया जाएगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो आप लोगों को यह कह सकते हो कि जिसका मास दिया जाएगा, जिसका मास दिया जाएगा, है ना, वो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूट हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी तो वेट ऑफ ये क्या होता है, कोबाल, ये क्या होता है, ये क्या होता है, कोबाल क्या होता है, नाइट्रेट, इसका नाम क्या होता है, कोबाल नाइट्रेट। और इस कोबाल नाइट्रेट की अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो उसके साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसोसिएट होता है, 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एसोसिएट होता है, ठीक है। तो अगर हम वेट ऑफ कोबाल नाइट्राइट की बात करेंगे, है ना, तो कितना दिया हुआ है, .6H2 कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 ग्राम। तो हमें क्या निकलना है, मोलरिटी निकलना है, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो वेट गिवन है, तो डायरेक्टली हम अभी मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास ऑफ कोबाल नाइट्राइट ऑफ CONO32.6H2। तो अगर हम करेंगे कितना आएगा, कोबाल्ट की जो मोलर मास होता है कितना होता है, 58.9 प्लस नाइट्रोजन, यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ, है ना, NO3 के साथ 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, कितना ऑक्सीजन है 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस ये कितना होता है 6, है ना, 6H2 है 6, और वाटर मोलिक्यूल का कितना होता है, मोलर मास 18। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो 58.9 प्लस ये कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 16 इंटू 3 तो आता है 48 एंड 14 कितना आएगा, 62 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 62 इंटू 6 इंटू 18 कितना आ जाएगा, 108। तो इसको जब आप प्लस करोगे तो इट विल कम अराउंड 291 ग्राम पर मोल, ठीक है, ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल नाइट्रेट क्या आएगा, NO32.6H2O। तो क्या आएगा, डायरेक्टली लिखते हैं मोलर मास ऑफ कोबाल नाइट्रेट जो कि गिवन मास ऑफ कोबाल नाइट्रेट जो कि है 30 ग्राम, और मोलर मास कितना आया 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और इसको जो आप कैलकुलेट करोगे सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा 0.103 मोल, ठीक है, 103 मोल। अभी अगर हम मोलरिटी को कैलकुलेट करेंगे, मोलरिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल नाइट्रेट कितना आया 0.103 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे किस में गिवन है, तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुको, यहाँ पे आपका वॉल्यूम कितना गिवन है ना, वॉल्यूम यहाँ पे कितना, यहाँ पे इसको लिख लो, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। वॉल्यूम कितना गिवन है आपका, वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना गिवन है 4.3 लीटर यानी कि 4300 मिलीलीटर। इसको आप मिलीलीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो या लीटर के फॉर्म में भी पुट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को 2 फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको मिलीलीटर के फॉर्म पे लिखते हैं, जो कि थोड़ा सा इजियर कन्वीनियंट है। आप लीटर के फॉर्म में पुट करके भी आप मोलरिटी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आया 0.103 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर यानी कि ये होगा 4300 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1.03 डिवाइडेड बाई 43। तो इसको अगर आप जब कैलकुलेट करोगे, तो कितना आएगा 0.0239 मोल
पर लीटर, जो कि ऑलमोस्ट कितने बराबर होगा, सो मोलरिटी ऑलमोस्ट कितने के बराबर होता है, तो इसको अगर आप राउंड अप करेंगे तो कितना आएगा 0.024, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोलर। ठीक है, तो मोलरिटी इज कम्स अराउंड नियर 0.024 मोलर। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.024 मोलर। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि किस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम। हर एक टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग सब चीज़ों को, सब कंसेप्ट को पढ़ना कंप्लीट कर देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे, ताकि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट एग्जाम के लिए सब कुछ क्लियर हो जाए। तो इतना जो कुछ मैं करवा रहा हूँ, दिस इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड, क्योंकि चाहे बोर्ड की बात करो या नीट जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, वहाँ पे एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ रखा है, तो आप लोग, है ना, बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, और किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम जैसे कि जेईई हो गया, है ना, नीट, और अगर आप लोगों को जनरल टर्म में जाना है, CUET दे के आप लोगों को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो भी आप इजीली इसको क्रैक कर सकते हैं, है ना, इजीली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। लेकिन कंसेप्ट को सीखना तो होगा, उसकी इंपॉर्टेंस जानना होगा, कहाँ अप्लाई करते हैं उस फॉर्म को डेवलप करना होगा, साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है या सॉल्व करना है, उसको भी जानना होगा। ठीक है, और वो कहाँ से आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, वो कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस से, यानी कि कंसेप्ट का रिवीजन, है ना, जो कंसेप्ट आप पढ़ोगे वो कंसेप्ट समझने के बाद उसका रिवीजन, ताकि उसका रिवीजन और रिवीजन करने के बाद उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आता है आपका, है ना, उसका जो न्यूमेरिकल्स आता है, रिवीजन करने के बाद जो न्यूमेरिकल्स होगा उससे रिलेटेड या जो क्वेश्चंस होगा उसका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये दोनों आपने कर लिया, सो यू कैन गुड टू गो, है ना, आप गुड टू गो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दे लो या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेईई नीट या CUET दे, तो आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो नोट है मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसका लिंक आप लोगों को इस टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, है ना, चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको शेयर कर दूंगा, आप इसको रेफ़र कर सकते हो, इससे रेफ़र करके अपना खुद का नोट्स बना सकते हो, है ना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। हाँ, लेकिन लेक्चर ये सिर्फ नोट्स रेफर मत करना, नोट्स तभी आपको समझ में आएगा जब आप लेक्चर को पूरी तरह डिटेल में देखेंगे। ठीक है।